Hello, my dear students. Welcome back to a new session of editorial analysis. And since it is the first day of 2026, wishing all of you a very happy new year, wishing you success, good health, and happiness. So let's begin our session with a lot of positivity and a lot of energy. The energy that is going to help us achieve our goals and fulfill our dreams. The first word for today is consequential. Consequential का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ रहा हो किसी चीज पर, है ना? Having major effects or something that's very important. Significant, momentous. Antonyms क्या हो जाएंगे? कोई चीज जो छोटी मोटी हो, trivial और insignificant. Khalida Zia's death closes a consequential chapter. कह रहे हैं कि खलीदा जिया का डेथ जो है ये एक consequential chapter यानी कि मेजर इफेक्ट्स डालने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर क्लोज हुआ. खलीदा जिया कौन है? कमेंट करके बताएं मुझे अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो. चलिए, द नेक्स्ट वर्ड इज टर्ब्यूलेंट. टर्ब्यूलेंट कॉन्सिक्वेंशियल भी एडजेक्टिव है, टर्ब्यूलेंट भी एडजेक्टिव है. ठीक है, टर्ब्यूलेंट भी एडजेक्टिव है. Right. Okay. So turbulent means full of disorder, है ना? Turbulent मतलब full of disorder या conflict, अस्त व्यस्त हो कोई चीज, है ना? आपने फ्लाइट्स में सुना होगा जब भी टर्ब्यूलेंस होता है, टर्ब्यूलेंस होना मतलब क्लाइमेट सही नहीं है, क्लाइमेट में बहुत ज्यादा उतल पुतल हो रहा है ना? सो डिसऑर्डर है, कॉन्फ्लिक्ट है, अनस्टेबल है, केओटिक है. एंटोनिम्स क्या होगा? calm and stable. Bangladesh has a turbulent political history. बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, राजनीतिक इतिहास जो है वहां का, वो टर्ब्यूलेंट है, अस्त व्यस्त, अस्थिरता से भरा हुआ है. द नेक्स्ट वर्ड इज पिवटल. पिवटल, अगेन दिस इज एन एडजेक्टिव. अगेन दिस इज एन एडजेक्टिव. पिवटल का मतलब अगेन होता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, सेंट्रल. पिवटल हम उस चीज को कहेंगे जिस पर सब चीज टिकी हुई हो, है ना? मान लीजिए कि सिलेक्शन इज पिवटल इन योर लाइफ, मतलब सिलेक्शन पर आपके बहुत सारी जीवन में चीजें टिकी हुई है. सिलेक्शन पर ही टिका हुआ है कि आपका भविष्य कैसा होगा. सिलेक्शन आपकी नौकरी पर ही टिका हुआ है कि छोकरी कैसी मिलेगी, है ना? कैसे, किस इंसान से आप शादी कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा का जो मेंटल पीस है, हमेशा के लिए जो शांति होगा, है ना? कि चलो ठीक है यार, अब जो है बेटा हमारा या बेटी हमारी अच्छे जॉब में लग गई, है ना? अब लाइफ इनका स्टेबल हो गया. तो आपके पेरेंट्स का जो मेंटल पीस है, अगर आप अपने घर पे सबसे बड़े हैं तो आपके छोटे भाई बहनों का भी भविष्य काफी हद तक आप पर डिपेंडेंट होता है, आपके सिलेक्शन पर डिपेंडेंट होता है ना? तो आप कह सकते हैं कि माय सिलेक्शन इज पिवटल टू द फ्यूचर ऑफ माय लाइफ एंड फैमिली, है ना? सो पिवटल मतलब जिस चीज पर बाकी सारी चीजें टिकी हुई होती है, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होती है ऐसी चीज, क्रूशियल होती है, सेंट्रल होती है. एंटोनिम क्या हो जाएगा? पेरिफेरल. पेरिफेरल या फिर माइनर. सेंट्रल मतलब जो सब चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, सब चीज के बीचों बीच की बात है, जो सबको, बाकी सब चीजों को बैलेंस कर रहा है ना? पेरिफेरल मतलब और छोर की बात, यानी कि अनइम्पॉर्टेंट चीजें या कम इंपॉर्टेंट चीजें, छोटी मोटी चीजें. माइनर, ट्रिवियल, राइट? शी प्लेड अ पिवटल रोल इन रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी. उन्होंने एक पिवटल रोल प्ले किया था डेमोक्रेसी रिस्टोर करने में. फ्यूड का मतलब क्या होता है? एक तो कॉन्फ्लिक्ट है ये, ठीक है, वो भी बिटर कॉन्फ्लिक्ट है और वो भी प्रोलॉन्ग्ड है. कॉन्फ्लिक्ट बिटर एंड प्रोलॉन्ग्ड, है ना? राइवलरी, कॉन्फ्लिक्ट, एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्मनी एंड अग्रीमेंट. देयर फ्यूड डिफाइंड बांग्लादेश पॉलिटिक्स. बांग्लादेश के पॉलिटिक्स को
क्या डिफाइन कर रहा था? इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वही बांग्लादेश के पूरे पॉलिटिक्स को डिफाइन कर रहा था। पॉइज्ड का मतलब क्या होता है? रेडी, रेडी फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, एग्जाम्स आ गए हैं, तो आप कहेंगे मैम आई एम पॉइज्ड फॉर माई एग्जाम्स, और आई एम पॉइज्ड फॉर माई सिलेक्शन, है ना। बहुत ही अच्छे से तैयारी की है, बहुत कॉन्फिडेंट हो, एग्जाम दिया है, बढ़िया नंबर आ रहा है, देन यू कैन से कि भाई मैं तो सिलेक्शन के लिए तैयार हूँ। या एग्जाम पास आ रहा है, आपने तैयारी अच्छे से किया, तो आप कह सकते हैं कि मैं एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हूँ, है ना। सो रेडी फॉर, प्रिपेयर्ड, सेट। एंटोनिम्स इसके क्या होंगे? अनरेडी या फिर हेजिटेंट। बांग्लादेश इज पॉइज्ड फॉर इलेक्शंस, यानी कि बांग्लादेश अभी फिलहाल इलेक्शंस के लिए रेडी है। फ्रैक्शियस का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शियस मींस डिवाइडेड। देखो फ्रैक्शन वर्ड से ये बना हुआ है ना। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे हिस्से, फ्रैक्शन, है ना। सो डिवाइडेड एंड क्वारलसम। अगर कोई ग्रुप है या कोई नेशन है या कोई रीजन है ना, जो फ्रैक्शस है, हम अगर उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो फ्रैक्शस है, तो उसका मतलब क्या है? कि वो आपस में डिवाइडेड है और उनकी आपस में बहुत लड़ाई हो रही है ना। फ्रैक्शस एंड क्वारलसम। डिवाइडेड, डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट है। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति होना। असहमति जहां पे होती है वहीं पे लड़ाई होती है ना। सो जहां पे असहमति है या जहां पर लोग आपस में डिवाइडेड हैं, यूनाइटेड एंड कोहेसिव बिकम्स द एंटोनिम। ही मस्ट यूनिफाई फ्रैक्शियस पार्टी फैक्शंस। हम क्या कह रहे हैं? पार्टी फैक्शंस मतलब पार्टी के जो हिस्से हैं, जो आपस में पार्टी के हिस्से हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं, उन सभी को यूनाइट करना चाहिए उन्हें। ही मस्ट यूनिफाई, है ना। यूनिफाई का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में। यूनिटी का पार्ट ऑफ स्पीच तो है नाउन, ठीक है। यूनिटी का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। यूनाइट का पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, है ना। यूनिफाई का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आर्टिकुलेट इज अगेन एन एडजेक्टिव, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव भी है और इसको एक वर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है ना। आर्टिकुलेट का मतलब होता है कोई चीज जो स्पष्ट रूप से व्यक्त हो, है ना। सो जो चीज क्रिस्प हो या जो चीज स्पष्ट रूप से व्यक्त हो, एक्सप्रेस क्लियरली, एक्सप्रेस, कम्युनिकेट। मम्बल का मतलब क्या है? मैं अगर कुछ बोल रही हूँ, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, तो मैं आर्टिकुलेट कर रही हूँ, और वहीं पे करके मैंने गोल गोल घुमा के बोल दिया, बड़बड़ा के बोल दिया। ऐसा कब होता है? जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो कुछ बोलने के लिए, जब आपको पता है कि आपको नहीं पता, तब आप क्या करते हो? तब आप आर्टिकुलेट नहीं बोलते हो, तब आप मम्बल करते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, गाने की लाइन्स, कोई सॉन्ग चल रहा है, जितनी लाइन आपको अच्छे से आती है उतनी लाइन तो आप अच्छे से गा देते हो, लेकिन जो नहीं आती फिर वो गोलमोल कोलूमोल कर देते हैं ना। कोई आरती चल रहा है, कोई भजन चल रहा है, तो जितनी हमें आती है उतनी तो हम साफ साफ बोल देते हैं, लेकिन जो नहीं आती वहां पे हम गोलमोल कर देते हैं। वो गोलमोल करना ही मम्बल करना है। ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, ठीक है। ऑब्सक्योर, अस्पष्ट। ही मस्ट आर्टिकुलेट एन इंक्लूसिव विजन। कह रहे कि उन्हें आर्टिकुलेट करना पड़ेगा, मतलब स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस करना पड़ेगा एक इंक्लूसिव विजन। जब हम कहते हैं विजन, और कैसा होना चाहिए? इंक्लूसिव, मतलब सबको मिला जुला के चलने वाला विजन उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। ही मस्ट आर्टिकुलेट एन इंक्लूसिव विजन। इंक्लूसिविटी, अब इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिव से ही आप समझ सकते हैं, इंक्लूसिविटी मतलब सबको मिला जुला के चलने वाला, सबको साथ लेके चलने वाला। प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग डाइवर्स ग्रुप्स, सब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, लेकिन तो भी सभी को साथ में लेके चल रहे हैं, तो इंक्लूसिविटी है, ठीक है। ओपननेस है, ब्रॉड माइंडेडनेस है। हम इसको ब्रॉड माइंडेड क्यों कह रहे हैं? ब्रॉड माइंडेड इसलिए क्योंकि देखो, जब अलग अलग लोग हैं तो उनकी चीजें, बहुत सारी चीजें अलग अलग होंगी, लेकिन फिर भी हम उसको टॉलरेट कर रहे हैं और हम साथ में लेके चल रहे हैं। दैट्स कॉल्ड ब्रॉड माइंडेडनेस। अगर हम सिर्फ अपना अपना लेके चलते हैं तो दैट इज नैरो माइंडेडनेस, ठीक है। एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ही स्ट्रेस्ड यूनिटी एंड इंक्लूसिविटी। उन्होंने स्ट्रेस किया, यानी कि जोर दिया, फोकस किया किस पर? यूनिटी और इंक्लूसिविटी पे। वेंडेटा का मतलब क्या होता है? वेंडेटा का मतलब है बदले की भावना। बड़ा फैंसी सा वर्ड लग रहा है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो हम सबने देखी है, हम सब चीज समझते हैं, हम इस भावना को समझते हैं। कैसी भावना है ये? बदले की भावना, है ना। बदले की भावना को हम क्या कहते हैं? वेंडेटा, वेंडेटा, ठीक है। नाउन है ये।
डिजायर फॉर रिवेंज, रिवेंज या ग्रज, ग्रज का मतलब क्या होता है, मन में कोई शिकायत आप जब रखते हो है ना, तो उसको हम कहते हैं ग्रज, रिवेंज। फॉरगिवनेस, रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन, चल भाई ठीक है कोई बात नहीं है, नया साल है, छोड़ जो हुआ सो हुआ, अब मिलजुल के रहते हैं, रिकंसिलिएशन, माफ करना, फॉरगिवनेस। ही अवॉइडेड द लैंग्वेज ऑफ वेंडेटा, उन्होंने वेंडेटा यानी बदले की भावना की लैंग्वेज को अवॉइड किया। इंटरम का मतलब होता है टेम्पररी, प्रोविजनल, ठीक है, टेम्पररी। एंटोनिम क्या है, परमानेंट या फिर फाइनल, राइट। द इंटरिम गवर्नमेंट फेसेस चैलेंजेस, जो अभी फिलहाल टेम्पररी सरकार है उसके सामने कई चुनौतियां हैं। आर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आर्सन का मतलब होता है डेलिबरेट बर्निंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को जानबूझ के आग लगा दिया है ना, उसको हम कहते हैं आर्सन। फायर रेजिंग, इंसेंडियरिज्म, इंसेंडियरिज्म, ठीक है। प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, अब आग लगा रहे हो तो अब डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो उसका एंटोनिम क्या होगा, उसको बचाना, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना। आर्सन अटैक्स टारगेटेड न्यूज़पेपर ऑफिसेस, सो आर्सन अटैक्स ने किसको टारगेट किया, न्यूज़पेपर ऑफिसेस को टारगेट किया। आर्सन अटैक मतलब जानबूझ के आग लगा देने वाले अटैक्स, ठीक है। कंटेंशियस, OUS एंडिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कॉजिंग डिसएग्रीमेंट। सिनोनिम है डिस्प्यूटेड, कंट्रोवर्शियल। एंटोनिम है अग्रीड, जिस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं चल रही है, अनकंट्रोवर्शियल। द इलेक्शंस लेजिटिमेसी इज कंटेंशियस, कह रहे हैं कि जो इलेक्शन चल रहा है उसकी लेजिटिमेसी मतलब वो कितना लेजिटिमेट है, कितना जायज माना जाएगा, वो कंटेंशियस है ना, वो विवादास्पद है। एक्सटॉर्शन रैकेट्स का मतलब क्या होता है, एक्सटॉर्शन रैकेट्स का मतलब होता है इलीगल मनी कलेक्शन स्कीम्स, ठीक है। एक्सटॉर्शन रैकेट्स आर इलीगल मनी कलेक्शन स्कीम्स। सिनोनिम देखो, ब्लैकमेल ऑपरेशंस, शेकडाउन्स, ठीक है। एंटोनिम क्या है, लॉफुल ट्रेड या फिर ऑनेस्ट प्रैक्टिस, ईमानदारी से काम कर रहे हो तो फिर वो लॉफुल ट्रेड या फिर ऑनेस्ट प्रैक्टिस हो गया। एक्सटॉर्शन रैकेट क्या है, इलीगल मनी कलेक्शन स्कीम। लीडर्स वर अक्यूज्ड ऑफ एक्सटॉर्शन रैकेट्स, जो लीडर्स हैं उनको उन पर किस चीज का आरोप लगा था, अक्यूज्ड ऑफ एक्सटॉर्शन रैकेट्स। सीज्मिक शिफ्ट, सीज्मिक का मतलब होता है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। सीज्मिक ये वर्ड लिया गया है अर्थक्वेक वेव्स से, जो अर्थक्वेक वेव्स होते हैं उनको सीज्मिक वेव्स कहा जाता है। तो जहां पे अर्थक्वेक आता है, जहां पे भूचाल आता है, वहां पे सब चीज एकदम बदल जाती है ना, बहुत तहस नहस हो जाता है ना। तो सीज्मिक शिफ्ट हम ये वर्ड तब यूज करते हैं जब हमें कहना है कि कोई बड़ा बदलाव आया है, मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है, ड्रास्टिक चेंज आया है। अपहीवल एक वर्ड है इसके लिए, अपहीवल मतलब एकदम झकझोर के चीजों को बदल देना, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, अपहीवल, राइट। एंटोनिम है कॉन्टिन्यूटी या फिर स्टेबिलिटी। दिस वुड मार्क अ सीज्मिक शिफ्ट, कह रहे हैं कि इससे एक सीज्मिक शिफ्ट आएगा, मतलब मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आएगा, राइट स्टूडेंट्स। एट बे, एट बे मतलब टाल के रखना कोई चीज, प्रिवेंट फ्रॉम अप्रोचिंग, प्रिवेंट फ्रॉम अप्रोचिंग। इफ यू कीप प्रॉब्लम्स एट बे, दैट मीन्स यू हैव केप्ट प्रॉब्लम अवे, आपने प्रॉब्लम्स को दूर रखा है, पास आने से रोक दिया है। प्रिवेंट फ्रॉम अप्रोचिंग, कीप अवे, रिस्ट्रेन। एंटोनिम क्या है, न्योता देना। कभी कभी होता है ना कि हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हम मुसीबत को खुद न्योता दे देते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी समझदारी प्रॉब्लम्स को दूर रखती है, ठीक है। सो वी कीप प्रॉब्लम्स एट बे। नाउ इनवाइट और अलाउ, इसीलिए इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एक्सट्रीमिस्ट्स मस्ट बी केप्ट अवे, कह रहे हैं कि जो भी एक्सट्रीमिस्ट्स हैं उनको दूर रखना जरूरी है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट्स का काम ही है लोगों को भड़का देना, और लोगों को भड़का के लोगों से दंगा फसाद करवाना फिर बहुत आसान हो जाता है। एक बार लोगों के दिल में आग लगा दिया, फिर वो बैठ के तमाशा देखते हैं और भुगतता फिर आखिर में आम आदमी ही है ना। स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन सेरीन पाठशाला ऑन गूगल प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच मिलेगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए है, जो 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपका कंप्लीट ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशंस, सारी चीज़ों का सेपरेट प्रैक्टिस विथ थियोरी एंड प्रैक्टिस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किया है। बहुत हैवी डिस्काउंट्स चल रहे हैं,
249 में आपको 3 मंथ्स का, 449 6 मंथ्स, और अगर आप साल भर का, अगर आपका कोई टाइमलाइन है कि साल भर के एग्जाम्स के लिए आपको इस कोर्स का एक्सेस चाहिए तो वो आपको 649 में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। नाउ सॉरी, स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच है उन बच्चों के लिए जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आईबी का एग्जाम दिया है, टियर 1 क्लियर हो गया है, तो टियर 2 का बैच चालू हो चुका है। ठीक है, टियर 2 जहाँ पे हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये बैच आपका चालू हो गया है, फटाफट से एनरोल कर लीजिए। ठीक है, YTIB ये कोड यूज़ करेंगे और आपको फ्लैट 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके बैच में। ठीक है, और एक बार टियर 2 क्लियर कर लो। ठीक है, क्वालिफाइंग है, वैकेंसी के 5x बच्चे टियर 2 में सिलेक्ट होने वाले हैं। जब आप टियर 3 के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, आप टियर 2 कम, या तो फिर अभी अगर आपका नंबर टियर 1 में अच्छा नंबर है, आप कॉन्फिडेंट है कि हाँ ठीक है टियर 3 के लिए भी सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, तो आप ये वाला बैच ले सकते हैं। अदरवाइज टियर 2 ले लीजिए, ट्रांसलेशन करिए, और जब आपका शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा इंटरव्यू के लिए, देन यू कैन ज्वाइन द इंटरव्यू बैच एज वेल। ठीक है, चलिए, दोनों में भी आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड आपको यूज़ करना है YTIB। IB इज़ फॉर इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंस और MTS का एग्जाम है ना। नाउ कमिंग टू द एडिटोरियल, द आर्टिकल, होल्ड द सेंटर on the road ahead for Bangladesh. Bangladesh needs a leader who can keep extremists at bay. कह रहे हैं कि सेंटर में रहो। सेंटर में रहने का मतलब कभी इस तरफ या उस तरफ नहीं होना है, सेंटर में रहना है, सेंटर में रह के सबको साथ में लेके चलना है और एक्सट्रीमिस्ट को जो है वो दूर रखना है। ठीक है, बांग्लादेश नीड्स अ लीडर हु कैन कीप एक्सट्रीमिस्ट्स एट बे। द डेथ ऑफ खलीदा जिया। खलीदा जिया कौन है? बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री, बांग्लादेश फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, on December 30 closes one of the most consequential chapters in the South Asian country's turbulent political history. कह रहे हैं कि एक तो ये साउथ एशियन कंट्री है, साउथ एशिया में है ना। अब ये साउथ एशियन कंट्री जो है इनका पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी कि जो इनका राजनीतिक इतिहास है वो हमेशा से अस्थिर सा रहा है, और इस अस्थिर राजनीतिक इतिहास वाले साउथ एशियन देश के एक बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लोज हो गया खलीदा जिया के डेथ के बाद। जिया, who entered politics after her husband General Ziaur Rahman was assassinated in 1981. 1981 में इनके हस्बैंड को असैसिनेट कर दिया गया था, जियाउर रहमान को, और उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी और she played a pivotal role in ending the military dictatorship in 1990. 1990 में वहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रहा था, उसको एंड करने में इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। She initially joined hands with अवामी लीग लीडर शेख हसीना इन द स्ट्रगल टू रिस्टोर डेमोक्रेसी। अवामी लीग लीडर जो है शेख हसीना, इनके साथ में इन्होंने हाथ मिलाया था और वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश की थी। बट दे आर सब्सिक्वेंट फ्यूड, यानी कि लेकिन उसके बाद इनकी आपस में लड़ाई हो गई। सब्सिक्वेंट फ्यूड मतलब बाद में जो लड़ाई हुई, बट दे आर सब्सिक्वेंट फ्यूड, द बैटल ऑफ द बेगम्स, और इनकी जो लड़ाई हो रही थी बिकॉज शेख हसीना एंड क्या नाम है इनका, जिया, खलीदा जिया है ना, तो इनकी लड़ाई को क्या कहा गया? बैटल ऑफ द बेगम्स कहा गया। केम टू डिफाइन बांग्लादेश पॉलिटिक्स फॉर डेकेड्स। अब ये बेगमों की जब लड़ाई शुरू हो गई तो डेकेड्स मतलब डेकेड मतलब 10 साल, डेकेड्स की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर तब तक बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में यही चल रहा था, दोनों बेगमों की लड़ाई। ठीक है, विथ जियाज पासिंग एंड मिस हसीना डिपोज्ड इन एन अपराइजिंग, है ना। तो एक तो जिया, एक बेगम की डेथ हो गई है और मिस हसीना जो हैं ये डिपोज हो गई हैं, मतलब इनको शासन से निकाल दिया था इन एन अपराइजिंग इन 2024, है ना। अपराइजिंग मतलब एक रिवोल्ट में, एक आंदोलन में, विद्रोह में इनको तख्ता पलट कर दिया गया था, इनको निकाल दिया गया था, एंड अब वो एग्जाइल में है इन इंडिया, एंड नाउ इन एग्जाइल इन इंडिया। बांग्लादेश इज पॉइज्ड फॉर अ जनरेशनल शिफ्ट। कह रहे हैं कि भाई अब दोनों बेगम नहीं है वहां पे, और बांग्लादेश पॉइज्ड है मतलब रेडी है, तैयार है एक जेनरेशनल शिफ्ट के लिए।
है ना, एज इट प्रिपेयर्स टू होल्ड इलेक्शंस, वहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं 12 फरवरी 2026 को। बट दिस ट्रांजिशन, कह रहे हैं कि ये ट्रांजिशन जो है इज अनफोल्डिंग अमिड केओस, ये ट्रांजिशन यानी कि बदलाव हो तो रहा है लेकिन बहुत ही अस्थिरता, बहुत ही क्योस में हो रहा है ये बदलाव, अमिड क्योस एंड अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, पता नहीं क्या होगा, ऐसा वाला सिचुएशन है। तारिक रहमान, जियाज 60-year old सन है ना, तो जिया के 60 साल के बेटे तारिक रहमान जो है, एंड द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के जो एक्टिंग चेयरमैन है, रिटर्न्ड आफ्टर ओवर 17 years ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल, है ना, तो इन्होंने एग्जाइल मतलब वनवास ले लिया था, है ना, तो कितने साल का वनवास, 17 साल का। सेल्फ इम्पोज्ड मतलब इनको किसी ने भेजा नहीं था, इन्होंने खुद वनवास ले लिया था, है ना, खुद चले गए थे कि नहीं भाई हमें पॉलिटिक्स वगैरह से दूर रहना है, तो ये वापस आ गए हैं। रिटर्न्ड आफ्टर ओवर 17 years ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल, हिज इमीडिएट टास्क इज टू यूनिफाई द पार्टीज फ्रैक्शियस फैक्शंस, है ना, तो इनका इमीडिएट जो टास्क है, इन्हीं की पार्टी में जो कई हिस्से हो गए हैं और जो आपस में लड़ रहे हैं, उन सभी को यूनाइट करना इनका एकदम इमीडिएट टास्क है। एंड आर्टिकुलेट एंड इंक्लूसिव विजन, और इनको एक विजन बनाना है, बहुत ही स्पष्ट रूप से एक विजन बनाना है, एक इंक्लूसिव विजन बनाना है कि सबको साथ लेके चलने वाला विजन बनाना है फॉर द इलेक्टोरेट। इन अ मैसिव रैली इन ढाका में एक मैसिव रैली था, ही अवॉइडेड द लैंग्वेज ऑफ वेंडेटा, उन्होंने बदले की भावना, बदले की लैंग्वेज को अवॉइड किया और उन्होंने स्ट्रेस किया, जोर दिया यूनिटी एंड इंक्लूसिविटी पे, यानी कि सबको एक साथ और सबको मिलजुल के रहना है ना। बट द बीएनपीज वायलेंट पास्ट, लेकिन बीएनपी का जो पास्ट है वो बहुत वायलेंट है। एंड बांग्लादेश प्रेजेंट इंस्टेबिलिटी, अब बीएनपी का, उन्होंने तो बदले की भावना और लोगों को अलग छोड़ना ये सब अवॉइड किया, ठीक है, सबको मिलजुल के रहना है, इस चीज़ पे फोकस किया, लेकिन बीएनपी का जो पास्ट है वो बहुत ही हिंसक है। और साथ ही साथ बांग्लादेश का अभी जो प्रेजेंट इंस्टेबिलिटी है, प्रेजेंट अस्थिरता है, ये कास्ट डाउट, यानी कि ये डाउट डाल रहा है, डाउट पैदा कर रहा है ऑन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एनी स्विफ्ट टर्न अराउंड। टर्न अराउंड मतलब फेरबदल, तो तुरंत फेरबदल होगा, इस पर डाउट हो रहा है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की अभी अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे और साथ ही साथ बीएनपी का पास्ट देखेंगे जो बहुत हिंसक है, उसको देख के लग नहीं रहा है कि इतना जल्दी फेरबदल होगा। इन द कंट्रीज फॉर्चून्स मतलब बांग्लादेश की किस्मत में, बांग्लादेश के भविष्य में इतना जल्दी फेरबदल होगा, वो देख के डाउट हो रहा है अभी फिलहाल, है ना। Now, the interim government led by मोहम्मद यूनुस has struggled to restore stability. अब वहाँ पे एक इंटरम गवर्नमेंट है, कौन लीड कर रहा है? मोहम्मद यूनुस, और उन्होंने जो है वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत जद्दोजहद उनको हो रही है, लेकिन अभी वो स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता वहाँ पे ला नहीं पाए हैं। मॉब्स कंटिन्यू टू रूल द स्ट्रीट्स, मॉब्स यानी कि जो हिंसक क्राउड होता है ना, झुंड अभी भी सड़कों पर शासन कर रहे हैं, ठीक है। एज एविडेंस्ड बाय अ रीसेंट लिंचिंग ऑफ अ हिंदू यूथ, अभी हाल ही में इसका हमें भयावह रूप भी देखने को मिला था, एक हिंदू यूथ को कैसे लिंच करके मार दिया गया था। एंड आर्सन अटैक्स मतलब लोग घूम रहे हैं, झुंड, बिल्कुल मॉब मतलब गुस्से में भड़के हुए लोगों का जो भीड़ होता है, जो झुंड होता है, झुंड में लोग घूम रहे हैं सड़कों पर, वही अपने आप को सरकार समझ रहे हैं, जगह जगह आग लगा रहे हैं, है ना। तो ये तो अभी फिलहाल सिचुएशन है वहाँ पे। आर्सन अटैक्स ऑन 2 न्यूज़पेपर ऑफिसेज में 2 न्यूज़पेपर ऑफिसेज में आग भी लगाने के अटैक्स हुए हैं। Local reports also suggest that operatives of the band जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश में भी बिकमिंग एक्टिव अगेन। कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि जमातुल मुजाहिदीन, ये बांग्लादेश का जो बैंड ऑपरेटिव है, ये बैंड ऑपरेटिव्स हैं, मतलब ये ग्रुप जो है ये बैंड है और इसके जो ऑपरेटिव्स हैं वो फिर से एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। बिकमिंग एक्टिव अगेन, हाइटनिंग सिक्योरिटी रिस्क, और इससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे ऑब्वियसली सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ रहे हैं। मिस्टर यूनुस हैज़ ऑल्सो बैंड द अवामी लीग, मिस्टर यूनुस ने क्या किया? अवामी लीग को भी बैन कर दिया है। वन ऑफ द कंट्रीज 2 लार्जेस्ट पार्टीज, और अवामी लीग जो है देश के 2 सबसे बड़े पार्टीज में से एक है। फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टिविटी, उन्होंने बोला कि ये तो भाई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, उनको उन्होंने बैन कर रखा है। दिस रेंडर्स द लेजिटिमेसी ऑफ इलेक्शन डीपली कंटेंशियस, है ना। अब मान लीजिए कि हमारे देश में 2 बड़े पॉलिटिकल पार्टी हो, उसमें से कोई एक पार्टी को कोई बैन कर दे, है ना। अब दोनों भी पार्टी के सपोर्टर्स हैं हमारे देश में,
लेकिन एक बड़ी पार्टी को अगर बैन कर दिया जाए और हम बोले कि हम इलेक्शंस कर रहे हैं, दूसरी पार्टी को बोल दिया गया कि तुम इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकते, तो मुझे एक बात बताओ, क्या लोग ऐसे सरकार या ऐसे इलेक्शन के रिजल्ट से संतुष्ट होंगे? नहीं, वो तो बोलेंगे कि भाई हम जिस पार्टी को चाहते हैं वो तो तुमने इलेक्शन में खड़ा ही नहीं किया है ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि दिस रेंडर्स द लेजिटिमेसी, यानी कि ये इलेक्शन को जो लेजिटिमेसी हम दे सकते हैं वही बहुत कंटेंशियस हो गया है, डीपली कंटेंशियस हो गया है, क्योंकि वन ऑफ द टू लार्जेस्ट पार्टीज को ही बैन कर रखा है। द बीएनपी इज द अदर मेजर फोर्स बट इट्स लीडर्स and operatives have been accused of extortion rackets। अब जो दूसरा मेजर फोर्स है वो है बीएनपी, लेकिन इनके जो लीडर्स हैं, ये लोग इलेक्शन में तो आएंगे लेकिन इनके लीडर्स पर आरोप है कि भाई ये तो वसूली करते हैं, एक्सटॉर्शन रैकेट्स चलाते हैं, ये पॉलिटिकल वायलेंस करते हैं, ऐसा आरोप है इनके लीडर्स पर। द नेशनल सिटीजन पार्टी विच एमर्ज्ड फ्रॉम द 2024 स्टूडेंट अपराइजिंग, जो 2024 में स्टूडेंट अपराइजिंग हुआ था उसमें से बन के आया था नेशनल सिटीजन पार्टी, प्रॉमिसिंग अ ब्रेक विथ ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा था कि नहीं, हम पहले की तरह पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम बदलाव लेके आएंगे, ऐसा सब प्रॉमिस लेके आए थे ये, ठीक है। हैज फॉर्म्ड एन इलेक्टोरल अलायंस, इन्होंने एक गठबंधन कर लिया है, इलेक्टोरल अलायंस किया है विद द इस्लामिस्ट जमाते इस्लामी, इस्लामिस्ट जमाते इस्लामी के साथ उन्होंने एक गठबंधन कर लिया। इफ द जमात विच साइडेड विथ द जेनोसाइडल पाकिस्तानी मिलिट्री इन 1971, अब कह रहे हैं कि ये जमात जो पाकिस्तानी मिलिट्री का जो जेनोसाइडल साइडेड विद द जेनोसाइडल पाकिस्तानी मिलिट्री है ना, तो जेनोसाइडल मतलब जनसंहार करने वाली पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ में जो साइड हुआ था, जिसके पक्ष में हुए थे ये 1971 में, अगर ये एमर्जेस एज अ मेजर पॉलिटिकल प्लेयर और अ पावर ब्रोकर, अगर ये वहाँ पे बड़े पॉलिटिकल प्लेयर बने आफ्टर द इलेक्शंस, इट वुड मार्क अ सीस्मिक शिफ्ट, एक बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा विथ अनसर्टेन इम्प्लीकेशंस फॉर बांग्लादेश, है ना। तो बांग्लादेश के सेक्युलर, है ना, सेक्युलर जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर कैसा है? सेक्युलर है ना। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अनिश्चितता पैदा हो जाएगी, है ना, अनसर्टेन इम्प्लीकेशंस फॉर बांग्लादेश सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। व्हाट बांग्लादेश नीड्स, आज जो बांग्लादेश को चाहिए वो है इज अ लीडर, एक ऐसा नेता, एक ऐसा लीडर जो ये केओस का साइकिल चल रहा है ना, एक के बाद एक कुछ ना कुछ केओस चल रहा है, इस साइकिल को कोई ब्रेक करे, दोबारा से जनता का विश्वास जीते, रीबिल्ड पब्लिक ट्रस्ट, रीस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, उसको जो रिस्टोर कर सके, और फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स जो हैं, जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स, जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, है ना, जो कट्टरवाद लोग हैं, उन लोगों को जो दूर रख सके, ऐसे लीडर की जरूरत है बांग्लादेश को। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रीबिल्डिंग द सेंटर फॉर बांग्लादेश पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम रेस्ट्स लार्जली विथ तारिक रहमान। कह रहे हैं कि इसकी जो जिम्मेदारी है ना, ये ज्यादातर किस पर निर्भर है? तारिक रहमान, जो जहीदा नहीं, क्या नाम है उनका, खलीदा जिया के बेटे जो है ना, उन पर, तारिक रहमान, हाँ तारिक रहमान उन्हीं के बेटे हैं ना, जिया के, राइट, उन्हीं पर ये निर्भर होता है। एंड द बीएनपी वेदर ही कैन शोल्डर, शोल्डर एक नाउन है, शोल्डर का मतलब है कंधा, है ना, लेकिन यहाँ पे शोल्डर एक वर्ब की तरह यूज हुआ है ना। यहाँ पे वेदर ही कैन शोल्डर मतलब क्या वो ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले सकते हैं, यहाँ पे ये सेंस है। वेदर ही कैन शोल्डर दैट बर्डन इफेक्टिवली विल शेप द कंट्रीज नियर फ्यूचर। अब ये जिम्मेदारी बीएनपी और तारिक रहमान पर है, अगर ये जिम्मेदारी ले पाएंगे अपने कंधों पर, इसी पर इस देश का भविष्य निर्भर है। दैट बर्डन इफेक्टिवली विल शेप द कंट्रीज नियर फ्यूचर, इस देश का जो निकट भविष्य है, नियर फ्यूचर है, उसको एक सही शेप मिल पाएगा। नाउ व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द एडिटोरियल? आप मुझे बताएंगे ओवरऑल टोन ऑफ द एडिटोरियल क्या है? यस, ऑप्टिमिस्टिक है, सेलिब्रेटरी है, न्यूट्रल है और डिटैच्ड है, एनालिटिकल और कंसर्न्ड है,
या फिर अग्रेसिव और कंडेमनेटरी है। अग्रेसिव मतलब गुस्से में जब कोई चीज़ बात हो रही है, और कंडेमनेटरी मतलब नहीं ये सब बहुत बुरा हो रहा है ना। तो कंडेम करना आलोचना करना, आलोचक टोन, और गुस्से में अगर तो कोई टोन हो कोई बात, तो नहीं गुस्से में तो कहीं बात नहीं हुई है ना। एनालिटिकल है और कंसर्न्ड है। हम कह रहे हैं ना कि अगर एक्सट्रीमिस्ट्स आए, अगर जमात का शासन आया जिसने जेनोसाइडल पाकिस्तानी मिलिट्री का साइड लिया था 1971 में, तो देश के बांग्लादेश के सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पर खतरा है, अनसर्टेनिटी है, आगे क्या होगा पता नहीं, है ना। तो ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और एनालिटिकल है क्योंकि एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें कैसे है ना। सो हमारा टोन कैसा है, एनालिटिकल एंड कंसर्न्ड है, ठीक है। What major political transition is Bangladesh currently facing according to the passage? पैसेज के अकॉर्डिंग क्या बड़ा राजनीतिक बदलाव फेस कर रहा है बांग्लादेश? शिफ्ट फ्रॉम मिलिट्री टू सिविलियन रूल, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, generational change in leadership ahead of elections, merger of political parties. Political parties का मर्जर हो रहा है क्या? मेजर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज तो है ही नहीं, है ना। एक जनरेशनल चेंज आ रहा है, जनरेशनल चेंज आ रहा है लीडरशिप में, है ना, क्योंकि दो बेगम जो मिलके लोकतंत्र को लाने की कोशिश की थी, लेकिन आपस में उनकी लड़ाई हो गई थी, और वही शासन में चल रहा था बहुत समय तक, बहुत दशकों तक। अब दोनों भी वहां पे नहीं है, तो अब कोई नया लीडरशिप आने वाला है और जनरेशनल चेंज आने वाला है। सो यस, दिस इज द आंसर। व्हाई डज द एडिटोरियल एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द नेशनल सिटीजन पार्टीज अलायंस विद जमात इस्लामी? जमात इस्लामी के साथ में नेशनल सिटीजन पार्टी वो पार्टी है जो 2024 में शेख हसीना को तख्ता पलट करके हटाने के बाद आई थी, है ना। तो इन्होंने अलायंस कर लिया है, यानी कि गठबंधन कर लिया जमात इस्लामी के साथ में। एडिटोरियल में क्यों चिंता व्यक्त किया गया है? व्हाई डज द एडिटोरियल एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द नेशनल सिटीजन पार्टीज अलायंस विद जमात इस्लामी? इट वीकन्स इंटरिम गवर्नमेंट, इट कुड डिले इलेक्शंस, इसलिए वो चिंतित है। इट थ्रेटन्स बांग्लादेश सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, है ना। क्यों? क्योंकि ये लोग तो सेक्युलर बिल्कुल भी नहीं है, इन्होंने तो जेनोसाइडल पाकिस्तानी मिलिट्री का साइड लिया था 1971 में। तो बांग्लादेश के सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पर खतरा आ सकता है, ऐसा एडिटोरियल में बताया गया है। द वर्ड फ्रैक्शस का मतलब क्या है? जो अलग अलग हिस्से में बट गए हों और जो आपस में लड़ रहे हों, तो वो है फ्रैक्शस। द इलेक्शंस शेड्यूल्ड ऑन February 12 हैज कैसे? हैज रेज्ड कंसर्न। इलेक्शंस हैज रेज्ड कंसर्न नहीं, हैव रेज्ड कंसर्न्स। द इलेक्शंस शेड्यूल्ड ऑन February 12 हैव रेज्ड कंसर्न्स, ये सही है। द इलेक्शन हैव नहीं, यहाँ पे हैज आएगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कह रहे है ना। द इलेक्शंस शेड्यूल्ड ऑन February 12 इज, फिर से इज कैसे? आर, है ना। यहाँ पे हैज है तो यहाँ पे वर्ब का V3 फॉर्म आया है। यहाँ पे इज या आर है तो यहाँ पे V1 प्लस ING आया है। V1 प्लस ING तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आना चाहिए, यानी कि आर, ठीक है, यहाँ पे आर आना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो, इसका आंसर आप मुझे देंगे। Who is currently heading the interim government of Bangladesh as mentioned in the editorial? एडिटोरियल में मेंशन किया गया है कि इंटरिम गवर्नमेंट को ऑफ बांग्लादेश को कौन हेड कर रहा है इस वक्त? तारिक रहमान, शेख हसीना, मोहम्मद यूनुस और खलीदा जिया। चलिए, बहुत ईजी है, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। फटाफट से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एंड because Bangladesh is our neighbor, because a major incident has already happened which shook the conscience of many people in India, and it was no doubt a very abhorrent act, right? The mob lynching and burning alive of a Hindu in Bangladesh, right? सो ये इंसिडेंट हुआ और उसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हुए थे। बांग्लादेश हमारा नेबर है, कहा जा रहा है कि शेख हसीना एग्जाइल में है इंडिया में, तो बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं इंडिया से। आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि एक सेंट्रिस्ट लीडरशिप क्यों क्रूशल है बांग्लादेश में इस वक्त? सेंट्रिस्ट लीडरशिप मतलब
जो किसी भी एक्सट्रीम में ना हो, कि किसी भी कट्टरवाद की तरफ ना हो। सेंट्रिस्ट लीडर जो ना लेफ्ट की ओर ज्यादा सोचे ना राइट की ओर ज्यादा सोचे। एक सेंट्रिस्ट लीडर क्यों जरूरी है बांग्लादेश में आज के समय पर, एट दिस स्टेज? तो आपके पास पॉइंट्स हैं यहां, ठीक है। आपको ये पीडीएफ कहां मिलेगा बच्चों? आपको ये सब पीडीएफ मिल जाएगा इंग्लिश विद सुमन शर्मा इस टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। इंग्लिश विद सुमन शर्मा इस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगे, है ना। तो वोकैबुलरी रिवाइज करने में आपको हेल्प मिल जाएगा, और आप एडिटोरियल पढ़ के कॉम्प्रहेंशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आप ये पीडीएफ आपको हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ ऑब्वियसली आज के एडिटोरियल पर बेस्ड कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, तो ये आप पढ़ेंगे तो आपका ऐसे क्वेश्चंस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक ओपिनियन डेवलप होगा, राइट। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।